हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हम के पाल इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं 11th क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रश्न पत्र से संबंधित हमने पहले दो वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियो है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको देख लीजिए। ग्रुप में भी हमने आपको पहले ही ये सेंड भी कर चुके हैं हम इसके लिंक। प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो को देखने से पहले आप अपने साथ में एक नोटबुक रख लीजिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सभी क्वेश्चन जो है वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमने मेसोपोटामिया सभ्यता से लिया है। लेखन कला का बहुत महत्व होता है और साथ ही साथ जो लेखन कला और लिपि होती है, यदि उसको पढ़ लिया जाए तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता में जो लेखन कला की देन है उसके बारे में वर्णन करते हैं। आज हम जो मेसोपोटामिया सभ्यता का इतिहास जान पा रहे हैं या हम उसके बारे में जानते हैं, उसके पीछे जो देन है वो लेखन कला की है। क्योंकि जो मिट्टी की पट्टिकाएं वहां पर बनाई गई और मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो सूचनाएं लिखी गई हैं, उन सूचनाओं को पढ़ा गया है और उन सूचनाओं से हमें यह जानकारी हुई कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस प्रकार की संस्कृति को मानते थे, किस प्रकार का वो व्यापार करते थे, कैसा उनका पहनावा था, कैसा वो रहन सहन था, कौन सी विचारधारा थी उनकी, और उनका राज्य कैसा था, उनका प्रशासन किस प्रकार से चलता था, राजा के द्वारा प्रजा को किस प्रकार के संदेश दिए जाते थे, वहाँ की कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी। ये सभी जानकारी हमें मिट्टी की पट्टिकाओं से प्राप्त हुई है और ये तभी संभव हो पाया जब ये लेखन कला को मिट्टी पर लिखा गया, यानी कि लेखन कला के विकास के कारण ही ये सब चीज संभव हो पाई। तो मेसोपोटामिया में क्या होता था कि मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर लिखा जाता था। पहले मिट्टी की पट्टिकाओं को तैयार किया जाता था गीली मिट्टी से। जो गीली मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी को गूंथ करके उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से गूंथ करके और उसकी एक पट्टिकाएं तैयार की जाती थी, उससे पट्टिकाएं तैयार की जाती और गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर के ऊपर ही कुछ चिन्ह एवं संख्याएं लिखी जाती थी। जो इस विषय से संबंधित जो भी प्रकरण होता था, उस प्रकरण से संबंधित वो जानकारी गीली मिट्टी के ऊपर ही लिखा जाता था और फिर उनको सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता था, धूप में उनको सुखाया जाता था। तो इस प्रकार से पट्टिकाएं तैयार की जाती थी। अब इस प्रकार की पट्टिकाएं बहुत अधिक सूचनाएं वहां से प्राप्त हुई हैं। जिस समय मेसोपोटामिया सभ्यता में खुदाई कराई गई, उत्खनन कराया गया, शहरों का उत्खनन हुआ, तो वहां से बहुत सारे पट्टिकाएं प्राप्त हुई और उनके ऊपर लिखी गई जो लिपि है उसको वहां पर पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। वहां से जो लिपि प्राप्त हुई है, जो लेखन का विकास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उससे मेसोपोटामिया सभ्यता की अनेक जानकारी यहाँ से मिली है। प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यही मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लेखन कला है उसकी देन है। जो आज हम इतिहास पढ़ पा रहे हैं, जो हम आज मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जान पा रहे हैं, उसका देन यही है कि जो आज हम इतिहास जान पा रहे हैं उसके पीछे लेखन कला की ही देन है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेसोपोटामिया से संबंधित है। मेसोपोटामिया से संबंधित जो भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वह लेखन कला की ही देन है। जिस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है उसका इतिहास अनुमान के आधार पर लिखा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो वहां पर मोहरों पर लिपि तो मिली है, वहां के लेख तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहां की जो लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। इसलिए अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में स्पष्ट हड़प्पा सभ्यता के विषय में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को पढ़ा भी गया, समझा भी जा चुका है और उसका अर्थ भी निकाला जा चुका है। इसलिए वहां से जो भी वहां की जानकारी मिली है पट्टिकाओं पर, उसको अच्छी तरह से समझा गया है और इससे मेसोपोटामिया से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। मेसोपोटामिया में जो भी पट्टिकाएं खुदाई से प्राप्त हुई हैं लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र और संख्या दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों, चिन्ह आदि यानी चिन्ह वाली लगभग 5000 सूचियां प्राप्त हुई हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीजों का वर्णन इन पट्टिकाओं पर सूची के रूप में प्राप्त हुआ है।
में स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो जब मेसोपोटामिया सभ्यता में ये लेखन कला प्रारंभ इसलिए हुई क्योंकि लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। और शहरीकरण में जिस समय शहर हुआ तो उरुक शहर की बात करते हैं, वहां पर जो व्यापारी होते थे कई प्रकार के लेन देन करते थे, कई प्रकार के लोगों से होता था और अनेक प्रकार की वस्तुओं का लेन देन होता था, आयात और निर्यात होता था। तो उसका लेखा जोखा रखना, उसका हिसाब किताब रखना बहुत आवश्यक था और इसीलिए लेखन कला का विकास हुआ। लगभग 2600 ईसा पूर्व के पास आकर के लगभग ये कहा गया कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी वहाँ की। जो अब इसने जो लिपि थी उसने क्या रूप ले लिया, एक सुमेरियन भाषा का रूप ले लिया, सुमेरियन लिपि का रूप ले लिया। लेखन कला के निम्नलिखित कार्य यहाँ पर बताया गया सरल हुए। जब लेखन कार्य हुआ तो उससे कुछ कार्य सरल हो गए। कौन कौन से कार्य सरल हुए इसमें हम देखते हैं कि अब लेखन का प्रयोग हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने में भी किया गया। शब्दकोश का मतलब जैसे कि डिक्शनरी या शब्दावली का विकास हुआ और इस शब्दावली से ये फायदा हुआ, इसकी ये देन हुई कि जो आने वाली जो जनरेशन थी, अगली जनरेशन को अनेक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई मेसोपोटामिया के। तो इस शब्दकोश से अनेक जानकारी प्राप्त होती हैं, तो ये देन हुई। भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, यानी कि जो भूमि थी वहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से कानूनी रूप से हस्तांतरित की जाती थी उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है। ये भी लेखन कला की ही देन, जो हमें पता चल रहा है कि वहाँ की भूमि व्यवस्था, स्थानांतरण करने की व्यवस्था किस प्रकार की थी। साथ ही साथ यहाँ पर पता चलता है कि राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाने वाला जो जनसाधारण के लिए बनाए जाते थे उनका वर्णन भी यहाँ पर हमें मिलता है। यानी कि राजाओं के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, राजाओं के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाते थे, जनता को किस प्रकार का निर्देश दिया जाता था, ये सारी जानकारी हमें मिट्टी की पट्टिकाओं से प्राप्त होती है जो उस पर लेख लिखे गए हैं। लेखन कला जो उस पर की गई है, उस लेखन कला से, उस लिपि से ही हमें राजा के बारे में, उसके कानून के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, जनता के द्वारा जो निर्देश, जनता को जो निर्देश दिए जाते थे उनके बारे में, ये सभी जानकारी प्राप्त होती है। हमें जो इतिहास जानकारी मिल रही है वो लेखन कला के कारण ही मिल पा रही है, उसकी ये देन है। तो प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं आगे। अंत में यह कहा जा सकता है कि लेखन कला का विकास होने से सामान्य जन से लेकर राज्य कार्य का, यानी कि राज्य के जो प्रशासनिक कार्यों का लेखा जोखा रखना सरल हो गया। ये एक महत्वपूर्ण देन है लेखन कला की। कि अंत में कहा जा सकता है कि लेखन कला का, बिल्कुल सरल शब्दों में आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, लेखन कला का विकास होने से सामान्य जन, यानी कि सामान्य जन से लेकर के राज्य कार्य, जो प्रशासनिक कार्य होते, राजा के जो कार्य होते, राज्य कार्य का लेखा जोखा रखना सरल हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेखन कला से ये कार्य संभव हो पाए और उन सब चीजों के बारे में जानकारी आज हमें प्राप्त हो रही है। प्राप्त लिखित पट्टिकाओं से ही हमें आज मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आप इसका एक अच्छा सा निष्कर्ष तैयार कीजिए और उसमें अच्छी तरह से आप लिखिए। इससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं निष्कर्ष, तो इस तरह से आप तैयार कीजिए इसको। और यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, यूनान एवं रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति का वर्णन कीजिए। यूनान एवं रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है यूनान। देखो यहाँ पर क्या है कि यूनान और रोम के जो लोग थे वो बहुदेववादी और मूर्ति पूजक थे। वो अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं बहुदेववादी। और मूर्ति पूजक थे, मूर्ति बना करके उनकी पूजा की जाती थी यहाँ पर। और इससे एक पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि इसमें अदृश्य ईश्वर की अवधारणा नहीं थी। यानी कि जो रोम वासी थे, रोम के जो लोग थे, यूनान के जो लोग थे, वो ईश्वर में, ऐसे ईश्वर में विश्वास करते थे जिसकी मूर्तियां बनाई जाती थी। तो यहाँ पर अदृश्य ईश्वर की अवधारणा नहीं थी। अदृश्य मतलब मूर्ति पूजा, मूर्ति बना करके ईश्वर की पूजा की जाती थी यहाँ पर। रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों के ऊपर दिखाई देती है।
देखते हैं जब रोम साम्राज्य में जो विविधता दिखाई देती है वो कई स्तरों में दिखाई देती है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर, फिर उससे बड़े स्तर पर, कहीं सामाजिक स्तर पर, कहीं सांस्कृतिक स्तर पर, कहीं धार्मिक स्तर पर विविधता यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता दिखाई देती है। थोड़ी थोड़ी दूर पर अनेक अलग अलग तरह के देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी। अगस्टस के समय धार्मिक पुनरुत्थान हुआ। रोम में कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। रोम के प्रथम जो शासक थे वो अगस्टस थे। 27 ईसा पूर्व में यहाँ पर ये आए। तो अगस्टस जो थे, रोम के प्रथम शासक अगस्टस के समय धार्मिक पुनरुत्थान हुआ। रोम में कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी कराया गया। प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया और ये सब अगस्टस के समय कार्य हुए, जो कि प्रथम शासक था रोम का। अगस्टस के युग में प्रसिद्ध मंदिर पैंथियन का निर्माण किया गया और यह मंदिर रोमन स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। यूनान की भांति ही रोमन जनता भी विभिन्न देवी देवताओं को मानती थी और उनकी फसलों का रक्षा करने का कार्य करता था। इस प्रकार से जो यूनान के जो लोग थे वो भी यूनान के लोगों की भांति ही रोम के लोग भी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। पहले से हम बताते आए हैं आपको ये। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण देवता है एक जुपिटर। जुपिटर की बात करते हैं। तो जुपिटर जो है वह रोम के लोग थे, जो रोम के लोगों की जो फसलें होती थी, फसलों की रक्षा करने का देवता माना गया है। फसलों का रक्षा करने वाला देवता जुपिटर को माना गया है और ये इसको वर्षा का देवता भी कहा गया है। जुपिटर को वर्षा का देवता भी कहा गया है। फिर हम मार्स की बात करते हैं। मार्स नामक देवता युद्ध में उनकी सहायता करता था, यह माना जाता था। जूनो नामक देवता यह रोमन स्त्रियों की रक्षा करता था और मरकरी नामक देवता यह संदेश ले जाने वाला देवता था, संदेश का देवता माना जाता है, यानी कि संचार का देवता इसको माना जाता है। तो इस प्रकार से जुपिटर, मार्स, जूनो और मरकरी ये महत्वपूर्ण देवता थे। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक रोमन परिवार में चूल्हे की देवी वेस्टा की पूजा की जाती थी और वेस्टा को रोमन समाज में घर की रक्षा करने वाली देवी कहा जाता था। तो प्रत्येक समाज में जो चूल्हे की रक्षा करने वाली चूल्हे की पूजा देवी कहा जाता था, वेस्टा कहा जाता था। वेस्टा को घर की रक्षा करने वाली देवी भी माना जाता था। फिर बात करते हैं नेपच्यून की। जो नेपच्यून है उसको समुद्र का देवता माना जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न ग्रहों को देवता के रूप में पूजा यहाँ पर की जाती थी। आगे देखते हैं हम यहाँ पर यूनान में रोम की ही तरह। अब यूनान की बात करते हैं। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग हेडिंग डाल सकते हैं। पहले आप रोम की हेडिंग डालिए, फिर आप यूनान की हेडिंग डालिए। हालांकि दोनों का एक जैसा ही है, बिल्कुल सेम ही है, दोनों एक दूसरे के प्रतिरूपी हैं, दोनों एक दूसरे के दिखाई देते हैं ऐसे ही। वहां पर भी बहुदेववादी हैं और यूनान में बहुत, क्योंकि वही चीजें हैं। यूनान में रोमन की ही तरह विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे जेयूस। अब यूनानी देवता था जेयूस, जिसे देवराज कहा जाता था, देवराज के नाम से उसको जाना जाता था। और इसमें यूनान में जेयूस के अलावा अन्य और भी बहुत सारे देवी देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी मूर्तियां बना करके। जैसे कि ये देवता हैं, जैसे कि डायनोसाइस, अपोलो, इरोस, एरीज, हर्मीस, हेडीज, कोनोस, हेफिस्टस, पोसाइडन ये महत्वपूर्ण देवता हैं। लगभग सभी देवी देवताओं को रोमन धर्म की तरह ही यहाँ पर इनको पूजा की जाती है, जिस प्रकार से उसी के समकक्ष देवी देवता यहाँ पर दिखाई देते हैं रोम में भी, यूनान में भी रोम की तरह ही। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको भी आप रिवाइज कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए और स्क्रीनशॉट करके आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस्लामिक वास्तुकला की मुख्य विशेषता को लिखिए। यहाँ पर मुख्य से क्या कहा, मुख्य बात ये कही, इस्लामिक वास्तुकला की बात की कि इस्लामिक वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, तो इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं, इस्लामिक वास्तुकला की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे इस्लामिक दुनिया में धार्मिक इमारतों का निर्माण किया गया, यानी कि ज्यादातर जो इमारतों का निर्माण किया गया वो धर्म के आधार पर किया गया, धार्मिक इमारतों का निर्माण किया गया। और
धार्मिक इमारतें इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक है। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई इमारतें, मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे, यहाँ पर जो इनका डिजाइन है वो मूल डिजाइन मिलता है। मूल डिजाइन है कि मुख्य इमारत जो होती है वो सब जगह एक ही जैसे मिलती है, चाहे आप स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक किसी भी जगह की बात करें, जो उनका मूल ढांचा होता है वो उनका एक ही जैसा होता है। मेहराब, इसके अलावा और यहाँ पर हम देखते हैं मेहराब बनाई जाती हैं, गुम्मद होती हैं, मेहराब होती हैं, गुम्मद बनाई जाती हैं, मीनार होती हैं और खुले सहन होते हैं। इमारतें जो होती हैं, आदि इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती हैं। आध्यात्मिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुसलमानों की जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होता है, जैसे कि मस्जिद होती है, तो मस्जिद की जो विशिष्ट लक्षण है वो भी यहाँ पर देखते हैं। और विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो सभी जगह बच्चे उन पर वो किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, उसका जो मूल ढांचा वो एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्जिदों पर प्रादेशिक भिन्नता से परे थी, यानी प्रादेशिक प्रभाव वहाँ पर बहुत कम पड़ता है। जो मस्जिद का मूल ढांचा होता है वो एक जैसा ही होता है, उसकी वास्तुशिल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मस्जिदों में क्या क्या होता है, देखो मस्जिदों का जो मूल ढांचा होता है उसमें मुख्य चीजें होती हैं, मुख्य वास्तुकला उसमें क्या होती है। एक तो मस्जिदों में एक खुला प्रांगण होता है, मस्जिदों में खुला प्रांगण होता है जिसको सहन कहा जाता है। जो सहन होता है जहाँ पर एक फव्वारा होता है और वहां पर जलाशय भी होता है, ठीक है, ये मस्जिद का है। और मस्जिद में ही क्या होता है, प्रांगण में, मस्जिद की ही हम बात करें, मस्जिद में प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता है। मस्जिद का जो प्रांगण होता है वो एक बड़े कमरे की ओर खुलता है, जिसमें नमाज पढ़ने वाले लोगों की लंबी पंक्तियां लगती हैं। नमाज का नेतृत्व करने वाले इमाम के लिए भी काफी स्थान वहां पर होता है। तो एक खुला स्थान होता है मस्जिद में, एक बरामदे के अंदर, तो वहां पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मस्जिद की वास्तुकला थी। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और तीनों ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें काफी जानकारी मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप अच्छी तरह से अपने नोट से तैयार कीजिए। और इसमें यहाँ पर हम इसके जो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो लिंक दे देंगे, आप वहां से उनको भी देख लीजिए। प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।